नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का तीसरा अध्याय जो है सामाजिक असमानता एवं अपरवर्जन प्रतिरूप का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जातियों की समकालीन स्थिति को स्पष्ट कीजिए। कि भारत में जो प्राचीन समय में अनुसूचित जातियों की स्थिति कैसी थी उसको स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है कि प्राचीन काल में भारत में अनुसूचित जातियों के साथ भेदभावपूर्ण व असमानता का व्यवहार किया जाता था। यानी कि प्राचीन काल में अनुसूचित जातियों के साथ में भेदभावपूर्ण स्थिति का और उनके साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता रहा है। ये जातियाँ समाज की मुख्य धारा से कटी हुई अवस्था में पाई जाती है। यानी कि समाज के अंदर इस समाज की मुख्य धारा से यानी कि समाज के अन्य लोगों से इनको अलग रखा जाता था। इन्हें समाज में आगे बढ़ने व विकास करने के उचित अवसर प्रदान नहीं किए गए हैं। यानी कि इन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए इनका विकास करने के लिए इन्हें उचित अवसर नहीं प्रदान किए गए हैं। इन्हें समाज में निम्न कार्य जैसे यानी कि इनके लिए निम्न श्रेणी के जो कार्य होते हैं उनको इन्हें करने के लिए बाध्य किया जाता था। जैसे सफाई का कार्य व चमड़े का कार्य आदि करने को मजबूर किया जाता था। इन्हें अनेक अधिकारों से वंचित रखते हुए यानी कि उन्हें प्रत्येक क्षेत्र के अधिकारों से अलग रखते हुए इनके ऊपर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, जो इस प्रकार है। यानी कि समाज के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में इनके लिए कुछ प्रतिबंध या नियम कानून लगाए गए थे। पहला है सामाजिक प्रतिबंध, यानी कि उनमें मुख्य पहला है सामाजिक प्रतिबंध, यानी कि समाज के अंदर उनके ऊपर क्या नियम लगाए गए हैं। उच्च जातियों के साथ संपर्क रखने पर प्रतिबंध, यानी कि निम्न जाति के जो व्यक्ति हैं वो किसी उच्च वर्ग के लोगों के साथ में कोई संपर्क नहीं रख सकता है। न उन्हें शिक्षा प्राप्त करने पर प्रतिबंध और न ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। फिर आगे कुएं से पानी या अच्छे वस्त्र पहनने तथा छात्रावास में साथ रहने पर प्रतिबंध, यानी कि उनके लिए पानी की भी उचित अलग से व्यवस्था की गई थी और न उन्हें अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार था और न वह किसी छात्रावास में किसी अन्य व्यक्तियों के साथ में रह सकता था। यानी कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र से भी अलग रखा गया था। उत्सवों, समारोह व पंचायतों में भाग लेने पर प्रतिबंध, उन्हें न तो किसी उत्सव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था और न वह किसी समारोह का आयोजन कर सकते थे और न वह किसी पंचायतों के कोई से भी कार्य उसमें भाग लेने का उन्हें अधिकार नहीं था। फिर आगे है धार्मिक प्रतिबंध, यानी कि धर्म से संबंधित उनके ऊपर क्या प्रतिबंध थे। पहला है धार्मिक कार्यों को करने पर प्रतिबंध, यानी कि उन्हें कोई सा भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार प्रदान नहीं था और न उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार था। यानी कि वो किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा नहीं कर सकते थे। पूजा अर्चना की विधियों में प्रतिबंध और न वह किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना कर सकते थे। और ये हिंदू संस्कारों में होने वाले संस्कारों पर प्रतिबंध, यानी कि हिंदू धर्म के जितने भी संस्कार है उन संस्कारों को पालने का अधिकार या उन संस्कारों का नियम पालन करने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं था। फिर आता है आर्थिक प्रतिबंध, यानी कि आर्थिक रूप से इनके ऊपर क्या प्रतिबंध है कि समाज में अन्य व्यवसायों को करने पर प्रतिबंध, यानी कि समाज के अंदर निम्न वर्ग के जो व्यक्ति है उन्हें अन्य कोई व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि उनके लिए जो व्यवसाय निश्चित कर लिए गए थे उन्हें वही कार्य करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। इन्हें धन संग्रह एवं भूमि पर अधिकार से वंचित रखा गया, यानी कि इन्हें धन इकट्ठा करने व न उन्हें भूमि का स्वामित्व से भी उन्हें वंचित रखा गया था। फिर इन्हें समाज में घृणित कार्य करने पर विवश किया गया, यानी कि उन्हें निम्न से निम्न कार्य करने के लिए उन्हें विवश किया या मजबूर किया जाता था। इन्हें अपनी मजदूरी के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था और इन्हें जो है अपनी मजदूरी पर या अपनी मजदूरी के लिए किसी अन्य व्यक्तियों पर आश्रित रहना पड़ता था। यानी कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें कोई कार्य कहे तभी जाकर के वो कार्य कर सकते थे। फिर है
राजनीतिक प्रतिबंध, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में इनके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाए गए। इन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया, यानी कि वो किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में भाग नहीं ले सकते थे। इनको मतदान को करने पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि यह किसी को भी कोई मतदान नहीं कर सकते थे। पंचायतों में भाग लेने पर प्रतिबंध, यानी कि पंचायत के जो भी कार्य होते थे उनमें भी इन्हें भाग लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इन्हें राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि इन्हें सरकार के द्वारा कोई सी भी सुरक्षा इन्हें प्रदान नहीं की जाती थी। भारत में यह सभी नियोक्ताएं या प्रतिबंध मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है, यानी कि ये जो प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए गए हैं वो मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है, यानी कि वो सभी वहाँ उस व्यवस्था के अंतर्गत इनका वर्णन दिया गया है। आज़ादी के पश्चात इन सभी प्रतिबंधों को संविधान के निर्माण के बाद समाप्त कर दिया गया, यानी कि भारत स्वतंत्र होते ही स्वतंत्रता के बाद में जो संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण के अंतर्गत इनके ऊपर जो ये सभी प्रतिबंध थे उन सभी को हटा दिया गया और उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह सभी प्रकार के अधिकार इन्हें प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से इन निम्न वर्ग के जो पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति थे उनके सुरक्षा के लिए या उनको समाज के अंदर उच्च स्थान प्रदान किया जाए, तो उनको उच्च स्थान प्रदान करने के लिए संविधान के अंतर्गत इनके कुछ नियम बनाए गए थे। फिर आगे है अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मंडल आयोग की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए, यानी कि राजस्थान में मंडल आयोग की जो सिफारिशें है या निम्न वर्ग के लिए जो नियम बनाए गए हैं, यानी कि उन्होंने जो सिफारिश की थी उनके स्थिति के लिए उसका वर्णन कीजिए। वीपी मंडल की अध्यक्षता में 1977 में मंडल आयोग का गठन किया गया, यानी कि वीपी मंडल की अध्यक्षता में इनके अध्यक्ष रूप में रहते हुए 1977 में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करके या उनका आर्थिक स्थिति को जान करके उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए उचित कदम उठाना, यानी कि पिछड़ी वर्ग की जो जातियां हैं उनके आर्थिक स्थिति को या उनके सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना इसका मुख्य उद्देश्य था। 3 अप्रैल 1982 को मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, यानी कि निम्न व पिछड़ी वर्ग की जो जातियां थी उनके उत्थान के लिए मंडल आयोग ने ये जो रिपोर्ट थी वो भारत सरकार को भेजी थी। मंडल आयोग के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों का वर्णन अंग्रांकित प्रकार से, यानी कि निम्न प्रकार से है कि उन्होंने कौन कौन सी रिपोर्ट सिफारिश के लिए भेजी थी। 7 अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू करने के लिए संसद में पिछड़े वर्गों के लिए उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का हवाला देकर, यानी कि उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए 27% आरक्षण की घोषणा की, यानी कि उनको स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा की तथा इसके लिए सरकारी अधिसूचना भी जारी की गई, यानी कि सरकार के द्वारा इनके लिए भी एक अधिसूचना जारी की गई कि पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको हर क्षेत्र में 27% आरक्षण उन्हें उपलब्ध कराया जाए। फिर 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण को सही बताते हुए इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया, यानी कि मंडल आयोग ने जो इनकी सिफारिश करी थी उसको मानते हुए न्यायालय ने उनको आरक्षण उपलब्ध कराया। सिफारिश के आधार पर 8 सितंबर 1993 से केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए 27.1 आरक्षण को लागू कर दिया गया, यानी कि इनकी सिफारिशों को 8 सितंबर 1993 से केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए 27 आरक्षण को मुख्य रूप से लागू कर दिया गया। फिर राजस्थान सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग
आयोग के दिशा निर्देशन में राजस्थान में पाई जाने वाली 52 पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए 21% आरक्षण दिया। यानी कि राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान में पाई जाने वाली 52 पिछड़ी जातियां जो हैं उनका उत्थान के लिए उनको ऊंचा उठाने के लिए 21% आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया। सिफारिश के आधार पर ही पिछड़ी जातियों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के मापदंडों में रियायत प्रदान की गई। यानी कि इस सिफारिश के आधार पर ही पिछड़ी जातियों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के मापदंडों में यानी कि इस क्षेत्र में इनको कुछ छूट प्रदान की गई कि इन वर्गों के लिए इन क्षेत्रों में थोड़ी रियायत प्रदान की गई थी। फिर राजस्थान सरकार ने आयोग की सिफारिश पर इन जातियों को सरकारी नौकरियों में 21% आरक्षण प्रदान किया गया। यानी कि राजस्थान सरकार ने आयोग की सिफारिश को मानते हुए इन जातियों को सरकारी नौकरियों में 21% आरक्षण प्रदान किया, जिससे ये जातियाँ अपना शैक्षिक स्तर ऊंचा उठा सके। यानी कि इनके शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और इनकी आर्थिक स्थिति को उच्च बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने 21% आरक्षण प्रदान किया। सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों यानी कि स्थानीय जो निकाय हैं, जो संस्थाएं हैं, जैसे नगर पालिका और नगर निगम आदि में इन जातियों को आरक्षण दिया गया। यानी कि ये इन क्षेत्रों में भी कार्य कर सकते हैं या इन्हें इसमें भी योग्यता प्रदान की गई। सिफारिश के आधार पर इन जातियों की संख्या का पता लगाया गया। यानी कि राजस्थान सरकार ने ये जो सिफारिश की थी मंडल आयोग ने, इस आधार पर इन जातियों की संख्या का पता लगाया गया कि किन किन क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या निवास करती है। अतः उपरोक्त तथ्यों से ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर इन जातियों के लिए अनेक कार्यों का संचालन किया। यानी कि इनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राजस्थान सरकार ने इन जातियों को उच्च स्थान पर लाने के लिए अनेक कार्यों को लागू किया था तथा राजस्थान सरकार ने सभी नौकरियों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में पिछड़ी जाति के सदस्यों के लिए आरक्षण प्रदान किया था। यानी कि इन जातियों को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें हर क्षेत्र में उन्हें उचित रूप से आरक्षण प्रदान किया गया था। तो सरकार ने इनकी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए और समाज के अंदर इनको उच्च स्थान प्राप्त हो सके और सभी समानता का व्यवहार हो सके, तो इनके लिए मंडल आयोग ने इनकी सिफारिशों को लागू करवा करके इन्हें समाज के अंदर एक उच्च स्थान प्रदान कराया था। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। फिर आगे है तीसरा प्रश्न है, निःशक्त जनों या विशेष योग्य जनों की देखभाल हेतु सरकार की क्या नीतियाँ हैं। यानी कि इन्हें समाज के अंदर उच्च स्थान प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन कौन से नियम इनके लिए लागू किए या इन्हें कौन कौन सी सहायता प्रदान की है। निःशक्त जनों से अभिप्राय उस समूह या व्यक्ति से होता है जो शारीरिक रूप या मानसिक रूप से बाधित होते हैं। यानी कि जो यानी कि शरीर के अंगों के द्वारा या मानसिक रूप से कुछ बाधित होते हैं या कुछ विकलांग होते हैं, उन्हें निःशक्त जन कहा जाता है। सरकार ने निःशक्त जनों की देखभाल हेतु अनेक नीतियों का क्रियान्वयन किया है। यानी कि अनेक प्रकार की नीतियों को लागू इन्होंने किया है, जो निम्न प्रकार से है। अनुच्छेद 41 में राज्य अपने सामर्थ्य व विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा व बेकारी में तथा बुढ़ापे में निःशक्त जनों को लोक सहायता पाने के अधिकार को लागू किया गया। यानी कि अनुच्छेद 41 में राज्य ने अपने सामर्थ्य यानी कि व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार और उनके विकास की सीमाओं के भीतर, यानी कि उनके अंदर जो उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर जो काबिलियत है, उनके अंदर जो योग्यता है, उसके आधार पर उन्हें काम दिया जाने लगा। शिक्षा व बेकारी में तथा बुढ़ापे में निःशक्त जनों को लोक सहायता पाने के अधिकारों को उपलब्ध कराएगा। यानी कि अनुच्छेद सरकार के द्वारा उनको ये सुविधाएं प्रदान की जाएगी। फिर है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत व्यावसायिकों व श्रमिकों के प्रशिक्षण का नियमन तथा उसकी देखभाल करने
व विशेष शिक्षा में शोध को प्रोत्साहित करने, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जो है 1992 के अंतर्गत जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जो श्रमिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति है उनको प्रशिक्षण दे करके उनके लिए कुछ नियम बना करके तथा उनकी देखभाल करने व विशेष शोध को प्रोत्साहित करता है, यानी कि उन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा दे करके उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करता है, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करता है। फिर केंद्र सरकार ने विकलांगजन को समान अवसर, यानी कि सभी क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्रदान हो, उन्हें अधिकार प्रदान हो, संरक्षण या उनकी देखरेख व भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता अधिनियम 1995 लागू किया गया कि उन्हें हर क्षेत्र में सुविधा प्रदान हो, उनके हर क्षेत्र में उन्हें एक अच्छा अवसर प्रदान हो। इसके लिए अधिनियम 1995 लागू किया गया, जिससे इन जनों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर है राष्ट्रीय नीति 2006 में विकलांगजनों को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि इसमें उनके पुनर्वास, उनके रहने के लिए शिक्षा व सुरक्षा का प्रावधान किया गया कि उन्हें शिक्षा और सुरक्षा और उनके रहने की सुविधाएं प्रदान की जाए। राष्ट्रीय नीति 2006 के अनुसार विकलांग छात्रों को मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिक उपरांत, यानी कि 10वीं से पूर्व या 10वीं के बाद में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विदेशी छात्रवृत्ति योजना स्नातकोत्तर तथा पीएचडी कर रहे छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने पर विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि जो विकलांग छात्र हैं जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों को विदेशों में पढ़ाई करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष 20 छात्रवृत्तियां दी जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 20 ऐसे होशियार छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है कि जो अपना अध्ययन विदेशों में भी लागू कर सके, स्थायी रूप से चालू रख सके। जागरूकता विकास एवं प्रचार योजना सितंबर 2014 में चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य विकलांगजनों को सशक्त बनाना था, यानी कि जागरूकता विकास एवं प्रचार योजना, यानी कि इन विकलांग व्यक्तियों के अंदर इनको जागरूक करने के लिए, यानी कि इनके विकास, इनके अंदर जो योग्यता है उसको विकसित करने के लिए तो ये प्रचार योजना बनेगी जो 2014 में चलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि विकलांगजन जो व्यक्ति हैं उनको सशक्त या मजबूत बनाना और इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना था। 21 मार्च 2015 को कौशल विकास एवं उद्यम वित्त मंत्रालय के सहयोग से, यानी कि 2015 में 21 मार्च 2015 को कौशल विकास व उद्यम वित्त मंत्रालय के सहयोग से विकलांगजनों के कौशल प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई कि जो विकलांग व्यक्ति जो है वो उसके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता को उजागर करके उन्हें प्रशिक्षण दे करके एक राष्ट्रीय कार्य योजना चालू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन लोगों को प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों में सुधार करना, यानी कि उन्हें प्रशिक्षित करके उन्हें एक अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके ताकि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो इन लोगों को, यानी कि इन विकलांग लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सहयोग करने के लिए सरकार ने इनके लिए निम्न प्रकार की योजनाएं बनाई जिसके कारण ये व्यक्ति अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ सके और आत्मबल या एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बन करके अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आज इतना ही, धन्यवाद। अगर इसमें कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप पुनः मुझे पूछ सकते हैं।